फूल्स। किंगडम समझते हैं राज, और फूल्स का मतलब होता है मूर्ख। इस कहानी की शुरुआत होती क्या है, जैसे इस कहानी में एक डिसिपल है। डिसिपल मतलब शिष्य। जैसे आमतौर पर जैसे आजकल के टाइम पर जो रिलेशन होते हैं वो कौन होते हैं, टीचर और स्टूडेंट का। तो पहले के टाइम पर क्या होता था, जो रिलेशन होता था वो डिसिपल का होता था और गुरु का होता था। गुरु बेसिकली एक हिंदी लफ्ज है लेकिन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है। यानी इस कहानी में दो लोगों को डिस्कस किया गया है, एक डिसिपल है और एक उनके गुरु है। ये लोग क्या करते हैं, एक मूर्खों की बस्ती में जाते हैं। अब मूर्खों की बस्ती कैसे पता चले कि मूर्ख की बस्ती है, क्योंकि मूर्ख की बस्ती में दिन को क्या कहते थे कि रात है, और रात को क्या कहते थे कि वो दिन है। और इनको क्या करना पड़ता था कि रात में इनको क्या करना है, काम करना है, और दिन में क्या करना है, इनको सोना है। यहाँ तक कि ये जो तरबियत और नसीहत होती थी अपने जानवरों को भी इनको देना पड़ता कि मतलब जानवर भी जो है वो आराम से दिन में जो है वो सोएंगे और रात में चरने के लिए जाएंगे। तो क्या भैंस बैटरी बांध के जाएगी मुंह पे? नहीं ना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बैटरी खुद हाथ में लेकर के चलते हैं, बैटरी समझते हैं ना, उजाले के लिए टॉर्च जैसे लेकर के चले, ठीक है, तो बन गया ना 130 वाला, ठीक है। तो ये क्या होता था, तो गुरु और शिष्य जब जाते हैं तो ये डे टाइम पर जाते हैं। अब डे टाइम पर देखते हैं तो सारे लोग कैसे हैं, अस्लीप यानी कि सोए हुए हैं, ठीक है। अब स्लीप मतलब होता है सोना, और स्लीपिंग मतलब होता है सो रहे हैं, और एस्लीप मतलब सोया हुआ। यानी ये लोग गए तो सारे के सारे लोग सोए हुए थे। ऐसा देख करके ये बेचारे हैरान हो गए। यहाँ तक कि जो चूहा था वो भी इधर उधर नहीं हो रहा था, सारे लोग शांत थे। ऐसे करते करते इनको क्या हो गई, शाम हो गई। शाम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इवनिंग। ऐसा करते करते जब इनको शाम हो गई तो जैसे शाम हुआ, जैसे भरभराट उठने लगे सब। अब उठने लगे, उठकर जैसे आमतौर पर क्या होता है, हम लोग कब उठते हैं, शाम में या सुबह में? तो हम लोग सुबह में उठते हैं, लेकिन आप कैसी बस्ती में हैं, मूर्खों की? ये दिन है या रात है? रात है। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। ये मूर्खों की बस्ती के अकॉर्डिंग ये रात है, और अभी जब अंधेरा होगा तो वो दिन होगा। पढ़ने कब जाना है, रात में। सोना कब है, दिन में। किस बस्ती में, मूर्खों की। और इसको समझने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, मूर्खों की बस्ती में, जहाँ कौन कौन गया, डिसिपल और शिष्य। यानी गुरु और शिष्य दोनों जने जो है क्या है, मूर्खों की बस्ती में, जहाँ सब लोग सोए हैं। जैसे शाम हुई सब उठे। अब इनको लग गई भूख, और भूख को इंग्लिश में कहते हैं हंगर, ठीक है। इनको बेचारों को लगती है जब भूख, तो भूख लगने पर ये जाते हैं ग्रोसरी स्टोर पे। अब ग्रोसरी समझते हैं, जहाँ ठीक है आटा दाल चावल मिलते हैं। तो ग्रोसरी जब जाते हैं तो सारी चीजों को खरीदने के लिए क्या चाहिए, एक डुड्डू। डुड्डू बेसिकली क्या था, उस टाइम पर पैसा नहीं चलता था, उस टाइम पर डुड्डू चलता था। सारी चीजें, चाहे आप चावल लो, चाहे गेहूं लो, चाहे फल लो, चाहे सब्जी लो, आपको देना क्या है, एक डुड्डू। और सारी चीजें कैसी थी वहां पर, चीप थी। चीप मतलब सस्ती थी। इसका अपोजिट होता है डियर। डियर मतलब होता है महंगा, और डियर जैसे हमने कहा, ठीक है, ही इज माई डियर फ्रेंड, तो वहां पर क्या होगा, अजीज, या जो करीबी होता है। लेकिन किसी सामान के साथ अगर हम डियर लगाएं तो उसका जो मतलब होता है वो होता है महंगा। तो वहां पर सारी चीजें चीप थी, क्योंकि सारी चीजों का जो प्राइस था वो कैसा था, सेम था, यानी एक जैसा था। अब सेम को अगर हम ऐसे लिख दें, SHME सेम, और एक होता है SAME सेम। इस सेम का मतलब एक जैसा, और इस सेम का मतलब होता है शर्म। जैसे किसी की आप हरकत पर कह सकते हो सेम ऑन यू, यानी शर्म करो तुम अपने आप को, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखते हैं कि सारी चीजों की प्राइस सेम है। अब जो शिष्य होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कह रहा गुरुजी बहुत बढ़िया जगह लाए, इतना सस्ता चीज है, मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो गुरु जो वो कहते हैं कि बेटा हम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, हम लोग यहाँ से चले चलते हैं। लेकिन इसने कहा नहीं नहीं सर, आप रहिए, बहुत बढ़िया, बहुत सस्ता जगह से बढ़िया जगह कहाँ मिली। और इसने क्या प्रोग्राम बना लिया, स्टे का। स्टे मतलब रुकने का। इसने प्रोग्राम बना लिया कि ये क्या करेगा, रुकेगा। और इनके गुरु ने क्या कहा, भैया ऐसा जगह रुके लायक नहीं। अच्छा, तो गुरु बेचारे जो थे उन्होंने समझदारी दिखाई और वहां से वो पलायन करके चले गए। कहा ये मूर्खों की बस्ती है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसने जो इसके शिष्य थे कहा नहीं गुरुजी नहीं जाओ, बहुत सस्ता चीज है, बढ़िया। तो गुरु बेचारे चले गए और शिष्य बेचारा क्योंकि लालची था, और लालची को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीडी, तो ये बेचारा लालची था और ये बेचारा वहीं पर रह जाता है। अब जानते हैं लालच कैसी वाला है, बुरी वाला है,
ठीक है। तो अब इस लालच के चक्कर में क्या होता है कि ये बच्चा जो होता है वो मौत के चंगुल में फंस जाता है। मतलब ऐसा वक्त आ जाता है कि इस बेचारे को फांसी की सजा मुकर्रर हो जाती है। अब ये कैसे बचता है, यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, सीखना है और समझना है। और आपको अंत में ये जानना है कि आपको जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ये बेचारा वहीं रह जाता है। सारी चीजें सस्ती होती हैं, जैसे कि खाने के लिए वो घी का इस्तेमाल करता है, चावल का इस्तेमाल करता है, केले का इस्तेमाल करता है, सबकी कीमत 1 डुड्डू, सारी चीजों का इस्तेमाल करके खाता है। खा पीकर ये बुल हो जाता है। बुल मतलब बैल या कह सकते हैं सांड, मतलब एकदम से मोटा सांड हो जाता है खा खा करके। ये वक्त यूं ही बीतता रहा, इस बेचारे की सेहत बहुत बढ़िया हो गई। फिर होता क्या है, अचानक से एक मर्चेंट होता है। मर्चेंट मतलब व्यापारी। अब व्यापार जानते हैं, कोई भी ऐसा काम जो पैसा कमाने के लिए करते हैं उसी को हम व्यापार कहते हैं। एक मर्चेंट के घर पर होती है चोरी। अब चोरी जब होती है तो सेंध समझते हैं ना, सेंध काट के घुस जाए, मतलब दीवार तोड़ करके घुस जाना। तो होता क्या है इसमें, जब इसके यहाँ पर मर्चेंट के घर पर चोरी होती है तो चोरी जो होता है वो ब्रेकिंग द वॉल, यानी दीवार को तोड़ करके जो चोर होता है घुसता है, सारे सामान को जब कैरी कर रहा होता, ढो होता है, तभी जो दीवार होती है वो कोलैप्स कर जाती है। कोलैप्स का मतलब गिर जाती है। अब दीवार के गिरने से जो थीव होता है यानी जो चोर होता है उसकी मौत हो जाती है। यानी दीवार के गिरने से उस चोर की मौत हुई। मौत के बाद जो चोर का भाई था, भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रदर, और अगर सौतेला भाई हो तो स्टेप ब्रदर। तो ये जो राजा, ये जो बंदा होता है चोर, चोर का भाई जब मर जाता है तो ये अपना इंसाफ मांगने के लिए किसके पास जाता है, राजा के पास। क्योंकि उस टाइम पर डेमोक्रेसी नहीं था, उस टाइम पर मोनार्ची चलता था, जहां पर कह सकते हैं बादशाही हुकूमत या राजा हुकूमत करते थे। तो ये बेचारा जाता है किसके पास, राजा के पास, और कहता है, राजा साहब मेरा भाई अपने पुराने व्यापार को अंजाम देने के लिए गया था। उस पुराने व्यापार को अंजाम देने के दरमियान एक मर्चेंट था जिसने अपनी दीवार बहुत वीक बनाई थी। वीक मतलब कमजोर बनाई थी, और उस दीवार के गिरने से मेरे भाई की मौत हो गई। मेरा भाई क्या करने के लिए गया था, अपने, नहीं चोरी नहीं कहा था, उसने कहा अपने एंसेस्टर्स के। अब एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। अपने एंसेस्टर के जो है, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, अपने पूर्वज के बिजनेस का, यानी पूर्वज के हमारे कामों का अंजाम देने के लिए गया था। यानी इनके पूर्वज क्या थे, चोर थे। कहा हमारे पूर्वजों का जो व्यवसाय था, उस व्यवसाय को मतलब कह सकते हैं पूर्वजों का व्यापार, ठीक है, पूर्वजों का व्यापार। अब क्योंकि इसके पूर्वज भी क्या करते थे, चोरी करते थे, तो उसने ये नहीं कहा चोरी करने गए, तो उसने कहा मेरा भाई हमारे पुराने जो पूर्वज थे, खानदानी जो हमारा काम था, उस काम को अंजाम देने के लिए मेरा भाई गया था, और अचानक जो व्यापारी था उसने दीवार इतनी कमजोर बनाई थी कि वो दीवार कोलैप्स कर गई, यानी गिर गई, और मेरे भाई की मौत हो गई। राजा साहब मन्ने जस्टिस चाहिए। जस्टिस मतलब न्याय, इंसाफ जिसको हम कहते हैं। तो उसने राजा से किस चीज की डिमांड की, इंसाफ की। तो अब उसने कहा, राजा से जब इंसाफ की बात की गई तो राजा ने कहा ऐसा है कि उस मर्चेंट को बुलाया जाए। मर्चेंट कौन, मर्चेंट किसे कहेंगे, व्यापारी को। व्यापारी की घर ही चोरी हुई थी, ये बहुत रिच मर्चेंट था, इसी की चोरी करने के लिए ये गया हुआ था। तभी अचानक जो दीवार होती है गिरती है और इस बेचारे की मौत हो जाती है, बेचारा चोर। तो जब राजा के पास जाते हैं तो राजा कहता है कि मौत हुई है, और मर्डरर कौन है, मतलब मर्डर किसकी वजह से हुआ है, व्यापारी की वजह से। तो व्यापारी को क्या होना चाहिए, मौत की सजा होनी चाहिए। व्यापारी को बुलाया गया, व्यापारी आया और व्यापारी ने कहा ठीक है मालिक, मैं जानता हूं मेरा घर था, और मेरा घर जो था वो कैसा था, कमजोर था, बहुत वीक था, पर मैंने नहीं बनाया था। बनाया किसने था, मेरे फादर ने। मतलब उस घर को बनाया था मेरे पिताजी ने, और उसको बनाने, अच्छा मेरे पिताजी की भी गलती नहीं, उसको बनाया किसने था, एक मिस्त्री ने बनाया था। ठीक है, तो कहा एक मिशन है, मतलब जो राजमिस्त्री होते हैं जो घर जोड़ने का काम करते हैं, इनको ब्रिकलेयर भी कहा जाता है, जो ईंटा जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो कहा ऐसा है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरे पिता ने इसको बनवाया था, तो पिताजी की भी गलती नहीं है, और बनाया किसने था, मिस्त्री ने, तो गलती किसकी है, मिस्त्री की है। तो उसने कहा देखिए महाराज जी, मेरे पिताजी के दरमियान ये बनाया गया था, और बनाया था एक राजमिस्त्री ने, और उसने पता नहीं सर किस तरह से दीवार बना दी कि दीवार गिर गई, हमारी कोई गलती नहीं है, मैं उसको जानता हूँ, बहुत बुजुर्ग हो चुका है, बहुत बूढ़ा आदमी है, कहिए तो ले आऊं। तो राजा के दो मैसेंजर होते हैं, मैसेंजर मतलब
संदेशवाहक जो मैसेज लेकर जाते थे, तो राजा अपने 2 आदमियों को भेजता है और राजा इस बूढ़े आदमी का हाथ पैर बांध करके लाके कोर्ट में यानी दरबार में पेश करते हैं। किसको पेश करते हैं? जिसने बनाया था। क्या करते हैं उसके साथ? उसका हाथ पैर बांध देते हैं। हाथ पैर को बांधने के बाद ला करके उसको पेश किया जाता है। जब हाथ पैर बांध कर उसको ला करके पेश किए बेचारे को, तो उसने कहा हमारी कोई गलती नहीं। गलती किसकी है? एक लेडी डांसर की। लेडी डांसर समझते हैं? कोई लड़की जो नाचने का करती हो, मतलब उसका पेशा वही हो, तो लेडी। तो उसने कहा कि देखिए महाराज जी हमारी कोई गलती नहीं, मैं मानता हूं कि दीवार कमजोर थी, गिर गई, लेकिन दीवार खराब होने की जो वजह थी वो कौन थी? एक लेडी डांसर थी। तो उसने कहा वो कैसे? तो उसने कहा ऐसा है, जब वो चलती थी तो उसकी एंकलेट से आवाज आती थी। एंकलेट पायल समझते हैं ना? कहा एंकलेट की जो छन छन की आवाज आती थी, मतलब उसकी पायलों की छन छन ने दीवार का छन छन किया, और इस दीवार की छन छन से चोर का छन छन हुआ, और उस चोर के छन छन से मेरा छन छन भी होने जा रहा है। तो उसने कहा कि जो वो एंकलेट पहनती थी, मतलब जो पायल पहनती थी, वो जब चलती तो उसके पायलों की छनछनाहट मेरे कानों तक आती, फिर मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता और फिर दीवार खराब हो जाती। इस वजह से जो है वो, अब दोषी कौन है? वो लड़की जो पायल पहनकर बार बार चलती थी। कहा ठीक है, उस लड़की को भी बुलवाया जाए। उस लड़की को जब कोर्ट में बुलाया गया, तो कोर्ट में वो एक ओल्ड वुमन के साथ आती है, मतलब एक बूढ़ी औरत के साथ दरबार में आकर के पेश हो जाती है और कहती है महाराज ठीक है, मेरे पायलों के छन छन ने इसका छन छन होना तय है, लेकिन मेरी गलती क्या है? मेरी कोई गलती नहीं है। मैं उस समय जा रही थी गोल्ड स्मिथ के पास। अब गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार। कहा महाराज जी मेरी कोई गलती नहीं, मैं जा रही थी सोनार के पास। सोनार के पास मैंने कुछ जेवर बनवाए थे। सोनार बेसिकली जो ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं, जिनको इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ कहते हैं। तो कहा ऐसा है महाराज जी, मैं सोनार के पास जा रही हूँ, सोनार ने मेरा काम करने में दर्जनों दिन ले लिया। अब डजन दर्जन यानी कि कितने दिन? 12। कहा जो दर्जनों बार मुझे दौड़ाया, कहता शाम को आओ, फिर कहता दोपहर को आओ, फिर कहता सुबह को आओ। तो महाराज जी अगर वो समय पर दे देता तो बार बार वहां पर मैं ना जाती। अब दोषी कौन हुआ? सोनार। तो कहा ठीक है, तुम्हारी बात सही है, तुम बेकसूर हो, तुम बेचारी गरीब इंसान नाचने वाली, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पूरी की पूरी गलती तो उस सोनार की है। तो कहा आप सोनार को दरबार में पेश किया जाए। जब सोनार को दरबार में पेश किया गया तो उसने कहा हाँ महाराज जी, मैं मानता हूं कि मैंने इस लड़की का जो पायल था या जो भी ज्वेलरी था उसको बनाने में वक्त लिया है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल हुआ क्या था कि एक मर्चेंट था, मर्चेंट मतलब व्यापारी, तो एक रिच मर्चेंट था जिन्होंने ज्वेलरी बनाने का मुझे ऑर्डर दिया था और उनके घर पर मैरिज था। मैरिज मतलब, तो कहा उनके घर पर, अब दोनों चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, वेडिंग भी कह सकते हैं और मैरिज भी कह सकते हैं, दोनों का अर्थ समान है। तो कहा एक अमीर आदमी था, एक अमीर आदमी ने मुझे ऑर्डर दिया था, मुझे उसके लिए जो है वो ज्वेलरी बनाना था। महाराज जी मेरी कोई गलती नहीं है। वो आप जानते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो बेसब्रे होते हैं, मतलब इनके अंदर थोड़ी सी सब्र नहीं होती। उनके घर पर शादी था, बार बार प्रेशर मारते थे, इसलिए मुझे किसका काम करना पड़ा? रिच मर्चेंट का। इसलिए बेचारी इस लेडी डांसर का जो जेवर था वो सभी पर मैं नहीं बना पाया, इसलिए बार बार इसको मेरे पास आना पड़ता था। अब दोषी कौन हुआ? वो रिच मर्चेंट। कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और किसी भी ऐसे जो मतलब जो कह सकते हैं जो क्या नाम है, ऐसे जो केस होते हैं उस चीज का न्याय देना कोई आसान चीज नहीं है। अब क्या करते हैं, जो दोषी कौन है? वो बंदा, वो मर्चेंट जिसने क्या दिया था, इनको ऑर्डर दिया था। तो ये हुआ कि भैया पता करो ऑर्डर किसने दिया था। तो ऑर्डर कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसका दीवार गिरा हो। अब फंसे। अब फाइनली कटघरे में कौन आ गया? जिसका दीवार गिरा था, उसी की वजह से सारा क्राइम हुआ। उसको पेश किया गया। कहा महाराज जी बात तो आपकी सही है, पर दीवार मैंने नहीं बनवाई है, दीवार बनवाई है मेरे पापा ने। तो कहा हाँ बात तो सही है, पापा ने बनवाई। तो कहा देखिए पापा ने बनवाई तो पापा की गलती पापा जाने, हम क्यों झेलें। तो कहा ऐसा है कि तुमको तुम्हारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उनको इनहेरिटेंस में, अब इनहेरिटेंट मतलब कह सकते हैं कि पूर्वजों से, या जैसे जो धन हमें मिलती है, हम अपने माँ बाप की क्या आयर है, आयर का मतलब होता है वारिस हैं, और लड़की होती है तो उसके लिए हम आयरस का इस्तेमाल करते हैं। ये लिखा होता है HIHEIR, लेकिन इसको हायर नहीं पढ़ते हैं बल्कि पढ़ते हैं आयर। आयर का मतलब होता है वारिस, और आयरस अगर कोई लड़की है, जैसे मान लो कोई हो आप और एक ही आप अकेले हो और आपके कोई भाई नहीं है, तो आप अपनी माँ बाप के सल्तनत के वारिस हो।
हमेशा जब सल्तनत की और जायदाद की बात आती है तो माँ बाप के मौत से पहले हिस्सा लग जाता है कि 10 बीघा अगर है और 2 भाई हैं तो 5-5 मिले, लेकिन वो माँ बाप किसके हिस्से में आएंगे इसका कभी कैलकुलेशन नहीं होता है। खैर वो अलग बात है। तो इन्होंने क्या सोचा कि तुमको क्या मिला है, तुमको विरासत में अपने बाप से क्या मिली, उनकी दौलत मिली, और दौलत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेल्थ, और तुमको उनके पाप का, और पाप का मतलब होता है सिन, कहा तुमको विरासत में तुम्हारे बाप से तुम्हारी पूरी जो है जायदाद मिली। अब जो उन्होंने बेटे जो पाप किए हैं, जो क्राइम किए हैं, वो क्राइम भी तुम्ही को मिलेगा। तो कहा ठीक है, तब अब क्या कर सकते हैं महाराज। तो कहा ऐसा है कि, लेकिन उसने कहा, उस व्यापारी ने कहा लेकिन मैं तो उसने कहा कि ऐसा है एक फंदा तैयार किया जाए, और एक मतलब जैसे फांसी जहां लगानी है उसका एक नया सा प्लेट तैयार करो, उसमें फांसी लगाओ। तो उसने कहा महाराज जी फंदा जो है बहुत मोटा है और मैं बेचारा पतला आदमी, तो मैं फांसी पर नहीं चढ़ पाऊंगा। महाराज जी गलत होगा, क्योंकि मैं बहुत पतला दुबला इंसान हूँ। ऐसा है एक किसी हट्ठे कट्ठे इंसान को ढूंढिए और फांसी उसे लगाई जाए। राजा मान गए, कहा बहुत सही कह रहे हो, तुम पतले इंसान हो, तुम्हें फांसी नहीं लगाई जाएगी। अब तुमको क्या, अब किसकी तलाश है, एक मोटे इंसान की। अब मोटे इंसान की तलाश शुरू हुई, और तलाश इनकी पूरी किस पर होती है, जाकर के डिसिपल पर, क्योंकि ये वही बंदा है जो खा खा करके वहां सांड हो गया था। तो इसमें क्या हुआ कि जब इनकी तलाश की बात आई, मतलब जब मोटे आदमी की तलाश करने लगे, तो सबसे मोटा हट्ठा कट्ठा आदमी कौन मिला, डिसिपल मिला। अब कहीं तुम्हें फांसी हुई, चलो तो ठीक है। तब जब फांसी की बात आई तो उसको अपने गुरु की बात याद आ गई। कहा मेरे गुरु ने कहा था भैया यहाँ से चला चलो, मूर्ख के बस्ती हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा पापी पेट और मेरी लालच मुझे इस चीज को मानने पर मजबूर कर दिया, मैं उनकी बात नहीं माना, और आज इनकी वजह से मौत के चंगुल में मैं फंस गया। अब ये हुआ कि भैया फांसी का तख्त तैयार किया जाए और इस बंदे को जो है वो फांसी लगाई जाए, और इसको हैंग टू डेथ, यानी कह सकते हैं कि मृत्यु के लिए इसे टांग दिया जाए। अब ये बेचारा डरा था, मन ही मन अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर बचा लो, हे गुरु कहाँ हो, मुझे सुन लो। इनके गुरु जो थे वो बहुत दार्शनिक इंसान थे, वो बीती बात, आने वाली बात और वर्तमान की बात तीनों बताते थे क्या होने वाला है। तो गुरु जी के पास जब ये विनती करता है, जब गिड़गिड़ाता है, तो गुरु जो है वो स्वप्न में इसको देखते हैं। स्वप्न मतलब सपना, और सपने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रीम। तो गुरु जो होते हैं वो सपने में देखते हैं कि मेरा जो शिष्य है वो खतरे में है, मुझे जाकर उसको बचाना चाहिए। गुरु प्रकट होते हैं और अपने शिष्य को बुलाते हैं और उसमें विस्पर करते हैं। विस्पर मतलब कई बार बता चुके हैं, कान में किसी चीज को कहना। तो आते हैं, प्रकट होते हैं और अपने शिष्य को कान में जाकर कुछ चीजें बताते हैं। अब कान में क्या बताते हैं वो आप बाद में देखेंगे। तो कान में बताने के बाद क्या होता है, ये कहता है कि गुरु जी, ये देखिए राजस, ये गुरु कहते हैं कि महाराज जी जितनी दूर तक मैंने आज तक यात्रा की, आप जैसा महान, समझदार, बुद्धिमान राजा मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। राजा खुश हो गए। तो कहा क्यों? तो कहा ऐसा है राजा साहब, ये बता दीजिए कि बड़ा कौन है, मैं या मेरा शिष्य? तो उन्होंने निश्चित रूप से कहा बड़ा तो गुरु है। उन्होंने कहा ये बताइए राजा से कि गुरु बड़ा कि शिष्य बड़ा? तो राजा ने कहा भैया शिष्य, वो गुरु बड़ा, शिष्य तो बड़ा हो ही नहीं सकता, गुरु बड़ा। तो उन्होंने कहा गुरु बड़ा है, इसलिए फांसी किसको होनी चाहिए, गुरु को। मेरे शिष्य को फांसी ना दो, उसकी जगह पर फांसी मुझे दे दो, मेरे शिष्य को फांसी मेरे बाद में दे दो। तो कहा ये भैया ऐसा क्या है, कहा तो कहा नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा, फांसी मुझे, गुरु ने कहा फांसी मुझे चाहिए, मैं आपको बिल्कुल बताने वाला नहीं हूँ। तो शिष्य ने कहा नहीं, गुरुजी को नहीं, फांसी मुझे होनी चाहिए। और इसने कहा नहीं, गुरु ने कहा फांसी मुझे हो, और शिष्य ने कहा नहीं, फांसी मुझे हो। दोनों लोग फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगे। अब जब लड़ने लगे तो ये परेशान हो गए। राजा ने कहा कि भाई बात क्या है? तो उसने कहा नहीं महाराज जी, ये बात मैं नहीं बताऊंगा, बता दूंगा तो आप फांसी पर हमें नहीं चढ़ाओगे। तो उसने कहा नहीं बताओ बात क्या? तो कहीं नहीं, दरअसल बात क्या है कि आज के समय पर और इस सूली पर जो, तो उसने कहा नहीं ऐसा है कि मैं सबके सामने नहीं बताऊंगा, मैं आपको कान में बताऊंगा। तो राजा को लेकर के जो ये इनके गुरु थे वो दूर लेकर गए, अब कान में इनके बताया कि आज के दिन जो फांसी चढ़ी वो अगले जन्म में फिर से राजक जन्म, और जो दूसरी बार जो फांसी चढ़ी उनके मंत्रिक जन्म। तो इसने कहा कि मैं मरने के बाद भी अपनी रियासत को मैं खोना नहीं चाहता। तो इसने कहा कि देखिए लेकिन बता तो दिया हूं, लेकिन फांसी मुझे ही चढ़ाइएगा। हाँ याद रखिएगा, मैं पहले नंबर पर रहूंगा और मेरा जो शिष्य है वो दूसरे नंबर पर रहेगा, वादा प्लीज मत भूलिएगा। तो राजा के कान में इतनी बातें जब बता दी तो राजा हो गए परेशान।
और राजा ने कहा ऐसा है कि आज इस केस को हम डिले करते हैं, मतलब फांसी आज नहीं अब कब होगी, कल होगी। और ऐसा है कि कारागार में दोनों दोषियों को बंद किया जाएगा और दोनों दोषियों के बंद होने के बाद इनको बाद में फांसी होगी। अब राजा जो थे उनको लालच हो गया किसका, कि अगर मैं आज मरूंगा तो अगली जन्म में राजा मैं बनूंगा। और इन्होंने अपनी मंत्री से बताया कि देखो बहुत बलवान इंसान है, गुरु है और ये अंदर की बात जानता है, और कुछ इसकी बीती बात भी बताई। तो जब भविष्यवाणी की तो कहा देखो बहुत बड़ा आदमी हो, सन्यासी की कहीं बात कभी गलत नहीं हो सकती। जब लड़के को फांसी लगाया जाने लगा तो लड़के ने कहा मैं बेकसूर हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मासूम हूँ, मेरी क्या सजा है। तो गुरु ने कहा बेटा तुम्हारी ये सजा है क्योंकि तुम यहाँ मेरी बात नहीं माने, इसीलिए तुम इतने बड़े जंजाल में फंसे हो। खैर ठीक है। उसके कान में कहा कि हम क्या करेंगे, दोनों लोग लड़ेंगे, फांसी मुझे हो, तुम कहना फांसी मुझे हो। फिर पूछेगा परेशान क्यों हो, तो मैं बता दूंगा आज जो मरेगा वो जो है वो अगले जन्म में ये इसलिए आप पूरी ठीक है इस पूरी दुनिया का राजा बन के आएगा फिर से। तो दोनों लोग जब लड़ने लगे तो राजा को ले जाके किनारे बताया, ठीक है, और किनारे कान में बताया, कहा लेकिन याद रखिएगा मेरा नंबर पहले हो और मेरे शिष्य का नंबर बाद में हो, क्योंकि हम दोनों दोषी हैं, क्योंकि मैं ही उसे लाया था, ठीक है, और इसी वजह से सारी चीजें हुई हैं। तो इसने कहा, तो राजा ने क्या हुआ कि इसका वेश खुद बना लिया, मतलब राजा ने उसका वेश ले लिया टीचर का और अपने मंत्री को किसका वेश दे दिया, डिसिपल का, शिष्य का, और दोनों लोग जाकर के कारागार में बंद हो गए। कारागार में बंद हुए तो आप जानते हैं जब फांसी चढ़ाई जाती है तो काले कलर का कपड़ा लगा दिया जाता है। तो राजा ने कहा अपने उससे जो जल्लाद थे उनसे कहा फांसी लगाई जाएगी, दोनों जो दोषी हैं वो कारागार में बंद हैं, और कल तुम जो पहले जाएगा उसको पहले फांसी लगाना, जो दूसरे जाएगा उसको दूसरे नंबर पर फांसी लगाना। इसने क्या किया, राजा पहले गया और मंत्री बाद में गया, दोनों लोग फांसी के तख्त पर चढ़े मर गए और ये गुरु और शिष्य दोनों लोग बच गए। जब मरने के बाद जब इनको फेंका गया, इनकी लाश को ले जाकर के, तब दफन नहीं होता था, सीधा ले जाकर क्या करते थे, उनकी लाश को फेंक देते थे, कीड़े मकोड़े या जो वल्चर उनकी दिखा जाते थे। तब जाकर के जब फेंका गया और फेंकने के बाद जब इनकी चेहरे से इनकी मास्क को जब हटाया गया तो हटाने के बाद कौन नजर आया, मंत्री और राजा। फिर लोग हैरान हो गए, फिर लोगों ने कहा अब हमारी रियासत का राजा कौन होगा। तो इन्होंने क्या किया, सोचा यार अब राजकाज मेरा चलेगा कैसे, जनता हो गई परेशान। फिर इन्होंने इसको किसकी तलाश हो गई, एक किंग की और साथ साथ में एक मिनिस्टर की। तो ये दोनों लोग बेचारे जा रहे थे, सारा काम अंजाम देकर के दोनों चुप निकले। तब गांव वालों ने इनको पकड़ा और कहा ऐसा है गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप हमारी रियासत का राजा हो जाओ और जो आपका शिष्य है उसे कह दो कि वो आपका मिनिस्टर हो जाए। तो जो लड़का था फिर से मान गया, कहा बहुत सही, लेकिन गुरु ने मानने में थोड़ा सा वक्त लिया, थोड़ा सा भाव खाए, और लास्ट में जनता की अपील करने के बाद जो है ये इनका शिष्य जो होता है मिनिस्टर बनता है और जो गुरु होते हैं वो राजा बनते हैं, और फिर से दिन को रात और रात को दिन सीधा कर देते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसा लगा? अब देखिए, सीखना समझना और अमल करना इतना है, कभी भी जिंदगी में लालच में नहीं पड़ना और अपने से कहे हुए बड़ों की बात हमेशा माननी है, जो आप अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। आपके बड़े अगर कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक अर्थ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं शादी हो रही और ये हो आप घर में 10 परिवार हो, अगर बुजुर्ग हैं तो ये कहिए सबके सब ना जाओ, घर आके एक जने रह जाओ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो ये कभी नहीं कहेंगे। तो आप सोचोगे गाड़ी बना रहे हैं 2000 रुपया लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि भड़वा खराब ना हो, चलो सबे खाया हो जी, कम से कम अगर 100 खाओ तो कितना होगा, 2000 होगा ना, तो भड़वा तर जाएगी। बुजुर्ग आदमी इसलिए नहीं कहते क्योंकि आमतौर पर कई बार ऐसा हुआ है कि पूरी फैमिली गाड़ी में सवार तो होती है, मगर दुर्भाग्यवश जब कहीं पर दुर्घटना होती है तो पूरा का पूरा परिवार, उनकी वंश वहीं खत्म हो जाता है। हाल ही में भी बलरामपुर में बजाज चीनी मिल के पास एक घटना हुई है, 5 लोग थे वैगनार में, 6 महीने पहले कहानी है। 5 लोग थे, पांचों एक ही परिवार के थे, पांचों की वहीं पर मौत हो गई और उनका पूरी तरह से परिवार उनका खत्म हो गया। काश अगर घर में एक भी होता तो उनका परिवार और जनरेशन आगे बढ़ता कि नहीं बढ़ता। तो हमारे पूर्वज ये नहीं कहेंगे कि ना जाने कौन दुर्घटना हुई जी तो जो है फिर हमारे परिवार के काम, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो आप कहोगे तो अशुभ कर दियो तो पारे नाई जेब नाई जाके क्यों छोड़ो। इसलिए वो हमेशा क्या कहते हैं कि ऐसा सबके सब ना जाओ, एक ना एक लोग कोई घर पे रह जाओ। इसीलिए कहते हैं कि दुर्भाग्यवश अगर मान लो कोई दुर्घटना हो जाए तो कम से कम कोई तो चिराग ऐसा हो जो रोशन कर दे इस दुनिया को या मेरे खानदान को या मेरी इन चीजों को। तो कभी भी बड़ों की बताई गई चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है और जिंदगी में सब कुछ करना, लालच जिंदगी में कभी नहीं, ठीक है। कई बार आपको ऐसे फोन आएंगे कि ऐसा है कि आपने फ्लिपकार्ट से, मेरे पास खुद ही आया था एक बार में, कहा कि फ्लिपकार्ट से आपने मोबाइल परचेज किया, हमने कहा, तो कह रहे हैं आपकी लॉटरी लगी है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई, लॉटरी लगी है तो बहुत खुशी की बात है। कह रहा है ऐसा है कि आपको मिली है टाटा सफारी, तो ये बताइए आप टाटा सफारी लेंगे कि पैसा लेंगे।
तो मैंने कहा भाई हमारे पास 4 व्हीलर के नाम पर सिर्फ ट्रैक्टर है। तो मैंने कहा ऐसा है कि जब ट्रैक्टर ही 4 व्हीलर के नाम पर है तो ऐसा है कि टाटा सफारी ही ले लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा है कि टाटा सफारी चाहिए। तो कहा ठीक है सर, आप जीत चुके हैं, तो बताइए आप गाड़ी लेंगे कि पैसा लेंगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसा है कि गाड़ी लेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसने कहा ठीक है सर, आप जीत चुके हैं। और हमने कहा कीमत कितनी है? तो कह रहा सर तकरीबन इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। तो हमने कहा सर बहुत अच्छी बात है। कह रहा बधाई हो सर, जिसके लिए करना क्या है, आपको मैं एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उस पर आप 5,000 रुपए भेज दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए, और आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिए ताकि आपके एड्रेस पर गाड़ी पहुंच जाए। तो हमने कहा आप कितना प्रोसेसिंग फीस मांग रहे हो? तो उसने कहा मुझे प्रोसेसिंग फीस में चाहिए 5,000। तो हमने कहा ऐसा मैं 5 नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा 50,000, लेकिन गाड़ी डिलीवर होने के बाद। तो उसने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होता है। हमने कहा 5,000 आप इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको मैं प्रॉफिट कितना दे रहा हूँ, 45,000 का प्रॉफिट मैं दे रहा हूँ। आप कोई भी दुनिया कोनो कंपनी ऐसा न है जो 5,000 लगाओ बाद तुम्हें 50,000 देंगे। तो कहा नहीं सर हमारी स्कीम में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा स्कीम से मतलब नहीं सर, मैं आपको 50 दूंगा और आप जो है 5 इन्वेस्ट कर दीजिए, गाड़ी डिलीवर करवा देंगे, मैं पैसा आपको दे दूंगा। क्या वो गाड़ी देने वालों में से था? पता लगा हम 5,000 भेज दे, बूढ़ा बन जाए अच्छा खासा। दुनिया भर बेवकूफ हम बनाए, हमें बेवकूफ वो बनाए दिए, है कि नहीं? इतने लोग बेवकूफ बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? ये देखो। तो हमने फाइनली उनसे क्या कहा, और वो बेचारा फोन कट कर दिया, तब से आज तक नहीं किया। ऐसे आपके पास स्कैम के कई सारे कॉल्स आए जिंदगी में। हो सकता है आपके पूर्वज या गांव गिराव में आता हो, एक आध लोग लूट बर्बाद भी हो चुके हैं। अब तो इतना बुरा हाल है कि जैसे अब आप फेसबुक लगभग चलाते हो, फेसबुक पर इतना बुरा हाल है कि क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाइक देंगे, तो बाइक जो होगी तकरीबन 2020 मॉडल 21 मॉडल होगी, मतलब 1 साल पुरानी, और कीमत कितनी रहेगी? 20,000। ठीक है, और जब आप कॉल करोगे तो कहेंगे ऐसा है कि 1,000 रुपए हमारे खाते में भेज दीजिए, मैं आपके घर पर गाड़ी भेज दूंगा, उसके बाद पूरा पैसा दे दीजिएगा, और उसके बाद आपको वो नजर नहीं आए। ठीक है, आपको कहेंगे ऐसे नई गाड़ी रहेगी 20,000 रहेगा, और फोटो लगाएंगे आर्मी की कि आपको भरोसा हो जाए, कहेंगे फला मिलिट्री कैंप में मैं हूँ और गाड़ी में आपको भिजवा दूंगा, आप खाते में पैसा 1,000 भिजवा दीजिए, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, हमको गाड़ी का पैसा तब दीजिएगा जब आप घर पे पहुंच जाइएगा तब। तो इस तरह के फ्रॉड और स्कैम होते हैं, इनसे बचना है और जिंदगी में कभी लालच नहीं करना। लालच एक बुरी बला है और इस बुरी बला ने इसको मौत के जंजाल में फंसाया, मगर धन्य हो ऐसे गुरु जिन्होंने इनको बचा लिया। नहीं मारा राजा, नहीं बचते।